स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 42 10th क्लास की है बेटा, साइंस सब्जेक्ट की और हिंदी मीडियम में। ओके, तो आज बेटा हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमने चैप्टर चला हुआ था कार्बन एवं इसके यौगिक, इसी से रिलेटेड जो हमने टॉपिक्स किए हैं उसी से रिलेटेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो इसमें जो पहले हमारे MCQ हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपको टिक लगाना है। फर्स्ट है, किसी कार्बन यौगिक एवं समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। तो बेटा क्या अंतर होता है? तो हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वर्कशीट में ही, CH2 यानी कि बेटा एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का अंतर होता है। ठीक है, कैसे बेटा? देखो हमने पढ़ा था CH3OH और उससे जो नेक्स्ट था बेटा वो क्या था, C2H5OH। ठीक है, तो देखो इसमें एक तो कार्बन एक्स्ट्रा है और दो क्या है, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एथेन के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो बेटा देखो कितने होते हैं, आप इसको ऐसे करके देखो। इसमें क्या है, दो कार्बन है, ठीक है, और क्या है, बाकी हाइड्रोजन है। तो देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो आप क्या करोगे, 7 इसमें क्या है, जब आपको समझना है तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के देख लिया करो। 7 क्या है, सहसंयोजी आबंध है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है, ठीक है, तो वो बताना है हमें दूसरा सदस्य बताना है इस वाले का। ठीक है, तो हमने पढ़े थे बेटा हाइड्रोकार्बन क्या थे, दो तरीके के थे, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में एक आबंध बनता था कार्बन कार्बन के बीच में, और क्या नाम है, असंतृप्त में क्या होता था, दो आबंध या त्रिआबंध बनते थे। तो बेटा जो हमारा ये फॉर्मूला है CnH2n, ये हमारा किसका था बेटा, ये हमारा था उसका क्या नाम है, एल्कीन का। ठीक है, किसका था, एल्कीन का। तो एल्कीन में बेटा क्या होता है, हमारा जो एल्कीन का पहला सदस्य था वो हमारा था एथीन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा एथीन का, यहाँ पर NC2H6। ठीक है, ये हमारा क्या, एथीन। अब बेटा हमारा प्रोपीन क्या होगा, दूसरा सदस्य होगा। तो प्रोपीन क्या होगा बेटा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमारे पहले सदस्य का बेटा जो n का नंबर है वो 2 रहेगा। तो हमें ये पहले सदस्य का है, तो दूसरे सदस्य में क्या आएगा, n क्या होंगे, 3 होंगे। तो C की बाद n की वैल्यू पुट कर दो, 3 आ गई। और H में आप करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पर 6 ये आ जाएंगे। ठीक है, और पहले वाले में हमारा क्या था बेटा, C2H4 था। ठीक है, पहले वाला हमारा C2H4 था, डबल हो जाएंगे, मतलब जितने कार्बन है उसके डबल हो जाएंगे। तो आप क्या लगाओगे इसमें, C3H6 ये वाला आंसर लगाओगे। उसके बाद बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डैश और डैश कार्बन के दो अपरूप है। तो बेटा हमने अपरूप पढ़े थे, कौन कौन से थे, हीरा था एक तो, और एक क्या था, ग्रेफाइट। ठीक है, ये था। इसके अलावा भी था एक और बेटा जो अन्य वर्ग में आता था, फुलेरिन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। तो बेटा क्या क्या है, कार्बन है एक तो, ठीक है, और एक क्या है, हाइड्रोजन। ये सभी के अंदर पाए जाते हैं, ओके, जैविक यौगिकों में। तो ये लिख दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों? तो बेटा कौन दर्शाता है, कार्बन जो है श्रृंखला को दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि क्या होता है, उसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जो उसका नाभिक होता है वो इनको आपस में पकड़े रखता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि कार्बन जो है श्रृंखलन को दर्शाता है, या कार्बन तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, तो आप इसको सुन लो। ठीक है, कार्बन तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है, और क्यों दर्शाता है, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, जिसके कारण इसका आकार छोटा होता है जिसके कारण यह दूसरे यौगिकों के क्या नाम है, तत्वों के परमाणुओं को पकड़े रखता है। ठीक है, इसलिए श्रृंखलन को दर्शाता है। ओके, ये लिख लेना। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं बेटा। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन का निम्नलिखित परिस्थितियों में से उपचारित किया जा सकता है। तो बेटा अति उच्च दाब और ताप पर हम इसको करते हैं। ठीक है, संश्लेषित हीरा हम जब बनाते हैं तो। अब नेक्स्ट क्या है, डैश संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या यह है। तो बेटा देखो
अब कौन सा यौगिक है जिसके अंदर कार्बन के अणुओं की संख्या इतनी है, तो ये आपको बताना है। तो बेटा क्या होता है, कार्बन क्या होता है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कार्बन होता है, संतृप्त भी होता है और असंतृप्त यौगिक भी होता है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एल्काइन और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो बेटा सामान्य सूत्र हमने पढ़ा था, एल्काइन का क्या पढ़ा था, CnH2n-2। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला जिसमें त्रिआबंध था। ओके, और बेटा जो क्या नाम है हमारा एल्कीन का है वो क्या होगा, CnH2n। बस इसमें इतना हो जाएगा। एल्केन में क्या था, +2 आ जाता था यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला था हमारा। तो ये हमारा किसका है, एल्काइन का, और ये हमारा है एल्कीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, बेंजीन की संरचना बनाइए। तो बेंजीन हमने पढ़ा था बेटा, क्या था, इस तरीके की संरचना थी। ठीक है, इसके हर कॉर्नर पर क्या है, कार्बन है। ओके, इस तरीके से बनाओ बेटा आप या, और इसमें क्या था, एक ऑल्टरनेट, उस पर एक छोड़ने के बाद एक द्विआबंध थे। इस तरीके से भी बना सकते हो, नहीं तो आप ऐसे बना लो। ठीक है, 1 मिनट, इस तरीके से मैं क्लियर बनाती हूँ, 1 मिनट। तो बेटा देखो इस तरीके से आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर क्या करोगे, द्विआबंध लगा दोगे। ओके, नहीं तो आप ऐसे बनाओ। ठीक है, और इसमें इस तरीके से दर्शा दो, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और चाहे तो आप इसमें इस तरीके से ऐसे ऐसे लगा सकते हो, नहीं तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और चाहो तो बेटा आप ना, जो ये आपने यहाँ पर लगाया है, इसकी बजाय आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो हमने क्या लगाया, इस बार लगाया, अब हम इस पर लगा देंगे। ठीक है, 1 मिनट बेटा। देखो यहाँ पर और यहाँ पर, या फिर बेटा यहाँ पर, ऐसे कहीं पर भी लगा सकते हो। आपने अभी ऊपर लगाया तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एक छोड़ने के बाद एक लगाना, चाहे कहीं से भी शुरुआत कर लो, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बेंजीन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके उदाहरण दो। तो बेटा हमने अपने पहले उसमें ही पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे के साथ आबंधित रहते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन तो जरूर होंगे, लेकिन जो अन्य है परमाणु अन्य तत्वों के, वो हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। तो हमने फर्स्ट वाली वर्कशीट में यही पढ़ा था, कैसे प्राप्त करता है बेटा, लिखा हुआ है, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अपने अन्य परमाणुओं या फिर अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ करके उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। ठीक है, या तो कार्बन का ही अन्य तत्व होगा या फिर क्या होगा, और अन्य तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं बेटा विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसा कि हम जानते हैं विद्युत के चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, परंतु सहसंयोजी यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिस कारण से यह विद्युत का संचालन नहीं करते, अतः इनको विद्युत का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, कि कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया। ठीक है, तो कार्बन यौगिक होते हैं, उनको समजातीय श्रेणी का नाम क्यों दिया गया, और समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए इनमें कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और कौन सा रासायनिक गुणधर्म करता है। चलिए बेटा देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखोगे आप। तो आप इस तरीके से लिखोगे, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस श्रेणी में कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को
एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। तो एक जैसा ही करेगा बार बार, तो इसलिए उसको समजातीय बोला गया, जिसके कारण उसके रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता होती है, इसलिए इसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे बेटा उदाहरण के लिए एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह में समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्य क्या हैं, मेथेनॉल और एथेनॉल है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। तो जो एल्कोहल की प्रकार्यात्मक समूह की समजातीय श्रेणी होगी उसके दो सदस्य ये हैं उत्तरोत्तर। ठीक है, पहला CH3OH मेथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल है। ठीक है, अब भौतिक गुणधर्म कौन डिसाइड करेगा बेटा, मेथेनॉल के भौतिक गुणधर्म कार्बन श्रृंखला CH3 और एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म कार्बन श्रृंखला C2H5 के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब बेटा जबकि इसके यहाँ पर रासायनिक आएगा बेटा। ठीक है, इसके रासायनिक गुणधर्म प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल OH के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा, ये आपको लिखना है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। ठीक है, क्या है, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी बेटा हमने अभी पढ़ा था अपनी पहली या दूसरी वर्कशीट के अंदर। तो समजातीय श्रेणी के यौगिकों की विशेषताएं क्या है, समजातीय श्रेणी के कार्बन यौगिकों की श्रृंखला में स्थित, ठीक है, यौगिकों की श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है। एक तो ये हो गई बेटा, समजातीय श्रेणी के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार्यात्मक समूह क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता है हर कार्बन यौगिक से। अब बेटा जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक आएगा यहाँ पर, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ये सही कर लेना बेटा, क्रमबद्धता। ठीक है, ये टाइपिंग में हो गया होगा, क्रमबद्धता दिखाई देती है। ठीक है, और यहाँ पर आणविक। ओके। अब नेक्स्ट है बेटा तीसरा इसका, किसी भी समजातीय श्रेणी के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण उसके, ठीक है, उस श्रृंखला, यहाँ पर आएगा उस श्रृंखला की सभी कार्बन यौगिकों में एक समान बने रहते हैं। क्या लिखोगे, किसी भी समजातीय श्रेणी के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म उस श्रृंखला की सभी कार्बन यौगिकों में एक समान बने रहते हैं। तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है बेटा उसके अंदर सारे जितने भी रासायनिक गुणधर्म होते हैं समान होते हैं। जो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा जो निर्धारित होते हैं वे सभी समान रहते हैं हर कार्बन यौगिक के अंदर उस श्रृंखला की। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका 6th क्वेश्चन है, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है। तो कार्बन को अद्वितीय क्यों बोला जाता है बेटा, तो कार्बन में कार्बन के लिए अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्बन में कार्बन के ही, ठीक है, ही आएगा यहाँ पर, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी श्रृंखला में अणु बनते हैं। ठीक है, अणु, ये वाला अणु लगा लेना, अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। और साथ ही कार्बन चतुसंयोजी होता है, यानी कार्बन में कार्बन के ही अन्य 4 परमाणुओं व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये भी क्षमता होती है बेटा कि कार्बन या तो अपने ही जैसे परमाणुओं से क्या कर सकता है, आबंधन बना सकता है, आबंध बना सकता है, या फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि से भी आबंधन कर सकता है। इसके द्वारा बनाए गए प्रबल आबंध का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन के यही गुण श्रृंखलन एवं चतुसंयोजकता इसकी प्रकृति को अद्वितीय बना देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा 7th है कि C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं, ये हमें बताया गया है। अब क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोकार्बन को संयोजित कीजिए। पहला तो ये है, फिर ये जो मतलब C5H10 है उसका गलनांक और क्वथनांक C4H8 से अधिक क्यों है, और इन यौगिकों के नाम लिखो। तो चलिए बेटा करते हैं, क्वथनांक को बढ़ते क्रम में लिखते हैं बेटा इनके। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आएगा C3H6, जिसमें कार्बन ज़्यादा होते जाएंगे उसका क्वथनांक ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, वो क्यों होगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो आपको इस तरीके से श्रेणी में लिख देना है, हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम। फिर C5H10 का क्वथनांक एवं गलनांक C4H8 से अधिक इसलिए है
क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ साथ गलनांक एवं क्वथनांक में भी वृद्धि होती है। हमने अभी पढ़ा था बेटा कि जो समजातीय श्रेणियाँ उसके क्या विशेषताएं हैं, उसमें हमने यही पढ़ा था। ठीक है, अब C5H10 का आणविक द्रव्यमान C4H10 के आणविक द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए क्या हो गया ये क्या नाम है, इसका आणविक द्रव्यमान बड़ा है तो इसलिए इसका क्वथनांक और गलनांक भी अधिक है। ठीक है, अब इनके नाम पूछे गए हैं बेटा, तो नाम क्या है, C3H6 को प्रोपीन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये किस फॉर्मूले से आया बेटा, CnH2n से आया है। ठीक है, तो ये हमारा किसका था बेटा, एल्कीन का था। अब एल्कीन में अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, 3 हो तो बेटा हम उसको बोलेंगे प्रोपीन, अगर कार्बन 4 हो तो उसको बोलेंगे ब्यूटीन, और 5 हो तो उसको बोलेंगे पेंटीन। ये गलत लिखा गया, पेंटीन। ठीक है, आप ये लिख लेना पेंटीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, 7th हम कर चुके हैं, 8th हमारा है, कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। तो कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या करनी है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी बेटा, तो वो कौन कौन से हैं, हमारे चारों तरफ कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी कार्बन के 2 गुण उसका श्रृंखलन एवं चतुसंयोजकता है। अब श्रृंखलन क्या करता है, श्रृंखलन क्या है, अपने इस गुण के कारण कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं कर लेना बेटा के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक है, और चतुसंयोजकता के कारण क्या होता है बेटा, ये हेडिंग है। ठीक है, इसको हेडिंग बनाना चतुसंयोजकता। फिर अपने इस गुण के कारण कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि के साथ संयोजित करने की क्षमता रखता है, और ऐसा वह अपने छोटे आकार के कारण कर पाता है, जिसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मकों को इसका नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। ठीक है, तो ये लिख दोगे, ये 2 गुण है जिनके ऊपर वो क्या करता है, हमारे चारों तरफ इसकी अधिकता पाई जाती है कार्बन के यौगिकों की। ठीक है, अब बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। फर्स्ट है, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। फिर कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। दूसरा पॉइंट ये हो गया। फिर फुलेरिन क्या है, फिर उसमें बेटा यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा इसको, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं बेटा। ठीक है, और कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। फर्स्ट में हमसे ये पूछा गया था बेटा। अब सेकंड में पूछा गया था फुलेरिन क्या है, तो फुलेरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। अब बेटा ये उनसे भिन्न कैसे है, तो परंतु यह कार्बन के अन्य अपर रूपों, ठीक है, अपर रूपों लिख लेना, अपर रूपों से इसलिए भिन्न है, इसलिए, ठीक है, से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आप ये लिख दोगे। और नहीं तो आपको जो 3 डिफरेंस बताए गए हैं ना बेटा सेकंड वर्कशीट के अंदर, ग्रेफाइट का, हीरे का और उसका, ठीक है, तो वो आप लिख दोगे, क्योंकि जो हीरा होता है वो टेट्राहेड्रल में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन तीनों के स्ट्रक्चर को लिख दोगे। यहाँ पर इस तरीके से भी बता सकते हो कि इस तरीके से यह दूसरों से भिन्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा कि निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो H2S की, फ्लोरीन की, ठीक है, और क्या नाम है H2O की, CH4 की और CO2 की। तो चलिए बेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है H2S। तो बेटा H2S के अंदर हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और सल्फर में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या करेगी, तो क्या करेगा बेटा, ये हाइड्रोजन एक इसका देखो सल्फर का ले लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी एक सल्फर का ले लेगा, और सल्फर को कितने 6 हैं, 2 और चाहिए 8 पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा बेटा, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, और इस तरीके से अपना क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो देखो अब इसके 2 पूरे हो गए और इस वाले के भी 2 पूरे हो गए, और सल्फर के देखोगे बेटा 8 हो गए, 2 तो ये, 2 ये, और 2 ये वाले और 2 ये वाले, तो टोटल 8 हो गए। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, बिंदु संरचना जो है। फिर बेटा फ्लोरीन की पूछी गई थी, तो आपको साथ में लिखना है फ्लोरीन के अंदर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 9 होते हैं तो यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, अब 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
देखो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके लास्ट वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये समझो, ऐसे समझो आप इसको। ये नाभिक है इसका, इस तरीके से इसमें हो गए। तो इसके आउटर मोस्ट में आप यहाँ 7 लिख सकते हो, ठीक है। ये ना लिख के आप 7 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा किस में है ये, ठीक है। तो 2 तो इसमें आ गए थे बेटा, इसके पहले वाले में कक्ष में। फिर बचे कितने, 7, तो 7 इसमें आए, तो इसको 1 की आवश्यकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है। तो आप ये लिख दोगे बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं, बाह्य कक्ष में 7 हैं, ठीक है। तो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो 6 हो गए, 1 ये रहा बेटा। तो अब इसको 1 की आवश्यकता है, तो ये दूसरी फ्लोरीन से एक और ले लेगा क्योंकि इसको भी 1 की आवश्यकता है। और इस तरीके से ये अपना क्या करेंगे, बिंदु संरचना को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मेंशन करना मत भूलना बेटा कि बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब नेक्स्ट बेटा हमसे पूछा गया था H2O का। तो H2O में देखो क्या है, हाइड्रोजन में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करेगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे 1 लेकर अपना कंप्लीट कर लेगा, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी 1 ले लेगा। और देखो ऑक्सीजन ने 1 तो यहाँ से ले लिया और 1 यहाँ से ले लिया, इसके भी 2 पूरे हो गए, 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए, 2 ये रहे 6 और 2 ये रहे 8। तो सबने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। बेटा मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों बनाया, क्योंकि ये इस तरीके से बैंड शेप में ही रहता है, ठीक है, कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, 4th मीथेन पूछा है, CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर बेटा हम पहले भी कर चुके हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करेगा, इसको 4 चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेटा ये जो कार्बन है ये देखो 4 लेगा, 4 हाइड्रोजन से, 1 इससे, 1 इससे, 1 इससे और 1 इससे, ठीक है। तो 2 2 4, 1 मिनट, 2 4, ठीक है। और ये भी 2 4 और ये भी यहाँ पर 2 4 हैं, ठीक है। ये डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये ढंग से बना लेना इसको, ओके। 1 मिनट, ठीक है। अब इसको ऐसे बना लेना, यहाँ पर ये डॉट है, 1 मिनट। तो देखो बेटा ये आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लोगे, यहाँ पर जो है एक डॉट है वो आप इस तरीके से दिखाई दे ऐसे बनाना है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान दो, एक जब अलग अलग होंगे ना, यहाँ पर कार्बन के अलग है, हाइड्रोजन के परमाणु अलग है, तो अलग अलग दर्शाना है। किसी से भी दर्शा सकते हो, मैंने हाइड्रोजन के डॉट से दर्शा दी और इसके क्रॉस से, आप चाहो तो कार्बन के डॉट से और हाइड्रोजन के क्रॉस से भी दर्शा सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट बेटा 5th जो था वो था CO2 का। तो CO2 में क्या है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 चाहिए और इसको 4 चाहिए। तो क्या होगा बेटा, कार्बन को 4 चाहिए ना, तो ये 2 तो इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, 2 इस ऑक्सीजन से, तो 4 हो गई। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए, 8। और ऑक्सीजन के देखो 2 तो ये रहे, 2 ये रहे, 4 ये रहे ऑलरेडी और 4 ये रहे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से 4 हो गए और ये 4 हो गए, तो इन सब ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके का CO2 का स्ट्रक्चर होगा। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी बेटा, लॉजिक वाली है, बहुत आसान भी है। आपको इसको ज़रूर करना चाहिए इस चैप्टर को, सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं और आपके लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में इतना है, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।